उसमें भी हम लोगों ने ये मिखाइल बाख्तिन से संबंधित बातचीत की। मैं एक नई चीज़ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जिससे कि ये सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर की कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में क्लियर हो जाती है, क्यों और कैसे इसे देखना। अगर कोई आपसे हठात पूछे कि सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर के दृष्टिकोण से आप नया क्या देखते हैं साहित्य, क्या आंसर होगा? कौन सी चीजें जो नई है? आलोचना जिस चीज को देखती रही है, पुराना शास्त्र जिस चीज को देखता रहा है, साहित्य संस्कृति वगैरह में, नया क्या है? अगर ध्यान से देखें तो पूरा का पूरा सिस्टम और उसकी धारणाएं नई सिरे से बनाई गई। खाली साहित्य कला संस्कृति की समस्या नहीं है खाली, बल्कि पूरे सिस्टम की, पूरी व्यवस्था की धारणाएं नए सिरे से निर्मित की। मसलन पहले जो लिटरेचर था, जिसकी भी मैं चर्चा कर चुका हूं, कि पहले लिटरेचर में कौन कौन सी चीजें थी? कविता थी, नाटक था, ये तमाम जो विधा रूप हैं, और उसमें भी सबसे अच्छा जो आप ये था कोई लोग अपने भावों को व्यक्त करते थे। और जब नई दुनिया आई तो ये तो पुरानी चीजें रही, कि नई कौन सी चीज आई? जिसमें गद्य साहित्य आया, जिसमें उपन्यास आया, ये नई चीजें आई जो लिटरेचर के लिहाज से, जिन्होंने लिटरेचर को अपनी तरह से नए सिरे से रिकॉग्नाइज किया। पहले काव्यशास्त्र था, लेकिन अब आलोचना है काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र से आलोचना एकदम भिन्न। इसी तरह जब वो आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये है कि पहले आपके पास में मैन्युस्क्रिप्ट थी या पोथी थी, किताब नहीं थी। जब नई दुनिया आई तो उसमें आपके पास कौन सी चीज थी? बुक थी। पहले पोथी हुआ करती थी। कोई एक चीज नहीं बदल रही है, एक चीज का इंटरप्रिटेशन और उसका कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा है, बल्कि फॉर्म, बहुत सारी चीजें और उनके कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं। पहले की रचना में लेखक के निजी भावों की अभिव्यक्ति नहीं होती। फर्ज कीजिए अगर मान भी ले वो निजी भावों की अभिव्यक्ति करता था, तो बहुत सारे लोग जोड़ देते हैं। तो एक चीज साफ है कि वहां सामाजिक भावों की अभिव्यक्ति एकदम नहीं होती। आप तुलसी को उठाइए, आप कबीर को उठाइए, आप दादू को उठाइए, आप भक्ति आंदोलन के और दूसरे कवियों को उठाइए, वो लेखक के निजी भाव तो हैं, लेकिन वहां सामाजिक भावों की अभिव्यक्ति नहीं मिलती। सामाजिक भावों की अभिव्यक्ति का साहित्य आता है तब जब आधुनिक काल आता है। पहले कौन सी चीज थी जो साहित्य के सेंटर में है? भगवान था और उसका भक्त था। सारी की सारी धारणाएं, सारे के सारे साहित्य के मॉडल ये भक्त और भगवान के रिलेशन पर टिके हुए। वो चाहे भक्ति मार्ग के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हो, चाहे रामाश्रयी शाखा के कवि हो। पहली बार ऐसा होता है कि साहित्य और समाज के अंतर संबंध का मॉडल रचना के केंद्र में आता है। साहित्य और समाज के अंतर संबंध का मॉडल पहले रचना के केंद्र में था ही नहीं, चाहे वो लेखक कितने भी अच्छे। पहले साहित्य बोलते थे तो लोग सुनते थे, तो उसमें जो सुनने वाले होते थे तो उसमें ज्यादातर अशिक्षित लोग होते थे। नया जमाना जब आया तो इसमें क्या हुआ? वो अशिक्षित तो श्रोता वर्ग में था ही, वो अभी भी है। साहित्य का नया शिक्षित वर्ग पाठक पैदा हुआ। पहले साहित्य के पाठक शिक्षित नहीं हुआ करते,
पहले जो श्रोता थे वो ज्यादातर मंदिरों में और दूसरे पब्लिक प्लेसेस पे कविताएं सुनते थे, साहित्य का आनंद लेते थे और उनमें ज्यादातर अशिक्षित हुआ करते थे, जैसे आजकल ऑडियो इंडस्ट्री के जो श्रोता होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे। तो नए जो युग के आने के साथ में नए किस्म के पाठक वर्ग का जन्म हुआ, क्योंकि किताब पढ़ने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? पाठक, शिक्षित होना जरूरी है। आप बिना शिक्षित हुए किताब नहीं पढ़ सकते। आप कविता तो सुन सकते हैं बिना शिक्षित हुए, लेकिन आप किताब नहीं पढ़ सकते। पहले निरक्षरता एक समस्या थी, लेकिन कभी उसे माना नहीं गया। निरक्षरता को कभी बाधा माना ही नहीं गया, लेकिन अब एक नई चीज थी जिस पर ध्यान दिया लोगों का, वह साक्षरता। साक्षरता पर पहले जोर नहीं था। नया जब जमाना आया तभी साक्षरता पर लोगों का ध्यान दिया और इस पर जोर दिया गया कि लोगों को जा जाके पढ़ाएं, शिक्षित करें, उनके लिए पब्लिक स्कूल्स खोलें, कॉलेज खोलें, यूनिवर्सिटीज खोलें। पहले क्या था कि जो भी पढ़ना चाहता है वो या तो अपने निजी इनिशिएटिव से पढ़ दे। मास एजुकेशन जैसी कोई चीज नहीं, यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज या गुरुकुल खुले हुए कोई भी आए दाखला ले पढ़े, ऐसा सिस्टम नहीं था। तो पहली बार यह हुआ कि ऐसी संरचनाओं का समाज में उदय हुआ जो कि जन शिक्षा की संरचनाएं। शिक्षा तो पहले भी थी, लेकिन जन शिक्षा नहीं थी। वहां व्यक्तिगत पहल करने पर जो शिक्षा लेना चाहे वो ले सकता था, लेकिन जन शिक्षा की कोई व्यवस्था या ढांचा वहां विकसित नहीं था। भक्ति आंदोलन के कवियों के यहाँ एक ही कॉमन चीज है, अगर आप ध्यान से देखें मध्यकाल में, वो सारे लोग इसी बात पर जोर देते हैं कि ये वे जो कुछ व्यक्त करते हैं वो उनके निजी भावों की अभिव्यक्ति है। वे सामाजिक भावों की अभिव्यक्ति से इसे जोड़कर नहीं है। तो आलोचना में बाद में ये चीज एंटर की है कि हम लोग कहने लगे कि नहीं वो निजी नहीं है, लेकिन लेखक उसे निजी मान के ही व्यक्त कर रहा है। लेकिन आधुनिक काल में लेखक निजी मान के कोई चीज व्यक्त नहीं करता। यहाँ तक कि जो लोग आत्मकथा लिख रहे हैं वे भी अपनी आत्मकथा को निजी कह के व्यक्त नहीं कर रहे, बल्कि वे कह रहे हैं कि ये समुदाय की आत्मकथा है। दलितों की आत्मकथा किसकी है? समुदाय की। मेरी एक लेखक की पीड़ा नहीं है, बल्कि ये पूरे समुदाय के साथ ऐसा हुआ है। ये तो एक सिंबल मात्र है, बल्कि हम सबके साथ ऐसा होता रहा है। यानी सामाजिक भावों की अभिव्यक्ति की संभावनाओं का उदय हुआ और उसको रेखांकित किया गया। पहले के जमाने में व्यक्तिगत को छिपाया जाता था, व्यक्तिगत को बताने में जोर नहीं था। बहुत कम लेखक हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत को, बहुत कम हिस्सा है जिसमें लेखक ने अपने व्यक्तिगत को बताया है। ज्यादातर लेखक पर्सनल को छिपाने पर जोर देते थे। लेकिन आधुनिक काल के आने के बाद में नई चीज घटित होती है कि अब लेखक व्यक्तिगत को बताने में एकदम शर्म नहीं करता। सर ये दो बातें एक साथ कैसे, मतलब यहाँ पे पहले के लोग निजी अनुभव से अपनी बातों को कहते थे, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्तिगत दलित का शोषण तो पहले भी था, भेदभाव था उसके साथ में, लेकिन कबीर ने कभी उसे रेखांकित नहीं किया। ऐसा नहीं कास्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं था और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, लेकिन वो कबीर की रचना के केंद्र में नहीं है। आधुनिक काल में क्या है? आधुनिक काल में यह कि एक भी अगर लेखक दलित लेखक लिख रहा है तो वो पहले यहां से शुरू कर रहा है कि उसके निजी जीवन में क्या क्या तकलीफें हुई। मीरा की या ये तुलसीदास की कुछ पंक्तियां छोड़ दी जाए तो पूरे मध्यकाल में एकदम आपको ब्लैंक मिलेगा, लगेगा कि लेखक के निजी जीवन में कुछ ऐसा नहीं घट रहा था जिसे नोटिस किया जाए। ऐसा नहीं उस समय सामाजिक तौर पर या निजी तौर पर उनके घर में तबाही नहीं मच रही थी, ऐसा नहीं था। रांगे राघव ने कबीर की पत्नी पर एक उपन्यास लिखा है और उसमें कबीर के उन पहलुओं की चर्चा की गई जो कबीर ने अपनी कविता में भी नहीं की है। मुझे नहीं मालूम कि वो उन्होंने कहां से सामग्री इकट्ठी की, आई डोंट नो। लेखक के निजी जीवन के रूप
रचनाओं में व्यक्त नहीं होते थे मध्यकाल। निजी जीवन के रूप कब व्यक्त हुए? जबकि आधुनिक काल में वो दाखिल हुए, और अभी तो उनको बाढ़ आई हुई है पर्सनल की। पहले पर्सनल क्या था, वो एकदम छुपा हुआ। एक ये भी एक अजीब सी चीज है कि डिस्कस से अभी सबसे ज्यादा डिस्कशन किसका चीज का हो रहा है कि अभी हमारे लिटरेचर पर, कल्चर पर, पॉलिटिक्स पर, हर चीज पर ग्लोबल आइडियोलॉजी का सबसे ज्यादा इंपैक्ट है। मध्यकाल में किस चीज का इंपैक्ट था? भारत में तो सबसे ज्यादा हमलावर आए, बाहर से लोग आए, और वे बाहर से जो लोग आए वो अपने साथ अपनी सभ्यता और संस्कृति भी लेकर आए। लेकिन मध्यकाल की जब चर्चा होती है तो किस चीज का? अवधि की लोक संस्कृति। अब लोक कल्चर और उसका इंपैक्ट खोजा जा रहा है, लेकिन वहां इस पर चर्चा नहीं हो रही कि ईरानी संस्कृति और सभ्यता का कैसा असर है। मतलब अगर वो मलिक मोहम्मद जायसी पर बात हो रही है तो अवधि की लोक संस्कृति के संदर्भ में बात हो रही है कि लोकल आइडियोलॉजी के इंपैक्ट की मध्यकाल में खूब चर्चा है। लेकिन आधुनिक काल आते क्या होता है, हर चीज ग्लोबल आइडियोलॉजी के कंटेक्स्ट में देखी जा रही है। ब्रिटिश आए तो, ब्रिटिश के बाद लोग आए तो, हर चीज ग्लोबल के कंटेक्स्ट में देखी जा रही है, और ये कॉमन फिनोमेना है। जबकि बाहर से आइडियोलॉजी आई, बाहर से कल्चर आई, लेकिन उसकी चर्चा तकरीबन नहीं के बराबर है। हम ये मान लेते हैं कि साहित्य रूपों पर और उसके कंटेंट पर और लेखक पर लोकल आइडियोलॉजी का इंपैक्ट ज्यादा था। एक अन्य चीज जिसको के लोगों ने सीधे सीधे इस बात को रखा है कि पहले एक कोई सहारा था अभिव्यक्ति का, भगवान था जिसके बहाने से हर चीज व्यक्त होती है, और उसमें लेखक ये कहता था कि वो अपने निजी मन के भावों को व्यक्त कर रहा है, लेकिन वो हमेशा भगवान के जरिए अपने को व्यक्त करता था। आधुनिक काल आने के बाद क्या हुआ? आधुनिक काल आने के बाद में पहला काम तो ये हुआ कि भगवान के बहाने से व्यक्त करना बंद हो गया। यानी अब आपको एक कहने के लिए किसी के बहाने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कहना चाहते हैं। पहले किसी न किसी बहाने की जरूरत होती थी जब आप तब अपने को व्यक्त करता था लेखक। लेकिन आधुनिक काल आने के बाद में एक नया चेंज था कि लेखक जो बहाने से पहले व्यक्त करता था वो बहाने से व्यक्त नहीं करता। सेकंड चीज ये कि अब वो खाली निजी भावों की अभिव्यक्ति नहीं करता, बल्कि उसके पास में एक कोई ना कोई प्लॉट होता है, कोई ना कोई स्टोरी होती है, कोई ना कोई चीज होती है जिसको कि वो एक लंबे नैरेटिव के तौर पर सामने लाता है। तो कोई खाली एक सीमित समय की कोई अनुभूति नहीं जिसे वो व्यक्त करना चाहता है। तो आधुनिक समय जब आया तो रचना में अपराध, तरह तरह के आख्यान, तरह तरह के प्लॉट ये इफरात में आने लगे। आप कविता लिखें तो, कहानी लिखें तो, आप उपन्यास लिखें तो, सब जगह एक चीज आती है। एक चीज और सीधे सीधे डिस्टर्ब किया जिसने, वो ये कि जो पर्सनल था वो प्राइवेट हो गया, और जो पर्सनल था वो पब्लिक हो गया, और जो पब्लिक था वो प्राइवेट हो गया। पहले जिन चीजों को निजी माना जाता था, आधुनिक काल आने के बाद में वे चीजें अब निजी नहीं रह गई, और जो सार्वजनिक हुआ करती थी वो चीजें अब निजी हो गई। वो चाहे कपड़े हो, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो जीवन शैली के रूप हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो आचार व्यवहार हो, कुछ भी हो। जो पहले पर्सनल हुआ करता था वो पब्लिक में आ गया, और जो पब्लिक में हुआ करता था वो पर्सनल में चला गया, और ये एक बड़े पैमाने पर बहुत सिस्टमेटिकली घटित हुआ। जो निजी का सार्वजनिक में जाना और सार्वजनिक का निजी में आना,
उसने एक और काम किया है, वो ये कि तमाम किस्म की जीवन शैली भी, जो अपर क्लास की जीवन शैली थी, जो अपर क्लास के वस्त्र थे, वो लोअर क्लास की जीवन शैली और लोअर क्लास के वस्त्र में बदल गई, और जो लोअर क्लास के वस्त्र और जीवन शैली थी वो अपर क्लास की बन गई। हमारी सारी आदतें आज की डेट में, हमारी सारी आदतें वे किसकी हैं? कल जो अभिजन था, मध्यकाल में एलिट हुआ करता था, उसकी जो सारी आदतें थी वो किसकी हैं? अभी हमारी। उसके ड्रेस हम पहनते हैं, शादी पे भाग गए, वो पहले रानियों के लिए बनते थे, अमीरों के लिए बनते थे। और अभी क्या स्थिति है? वो हेड जो टोप लगाते हैं हम लोग, वो टोप जो है वो एलिट लगाते थे हम लोग अंग्रेजों में, अब हर चौकीदार लगाता है, और एलिट अंग्रेज ने वो टोप लगाने बंद कर दिए। ये चेंज घटा है कि जो अभिजन का था वो जन का हो गया, और जो जन का था वो अभिजन का हो गया। शास्त्रीय संगीत की कलाओं का आस्वाद, रूपों का आस्वाद वो एलिट क्लास लेता था। आधुनिक काल के आने के बाद क्या हुआ? आधुनिक काल के आने के बाद यह हुआ कि शास्त्रीय संगीत की सारी बंदिशें वो सब पॉपुलर सिनेमा गाने में कन्वर्ट हो गए। कोई गाना नहीं है जो कि शास्त्रीय संगीत पर आधारित हो। शास्त्रीय संगीत वाले तो बेचारे वहीं के वहीं हैं। हाइट किसकी है? सिनेमा के संगीत की। ज्यादा से ज्यादा परिचित कौन है और आस्वाद कौन ले रहा है? एकदम लेमैन, जिसने कभी कला का आस्वाद नहीं लिया। कलाओं के आस्वाद की प्रक्रिया जो कल तक अभिजन से जुड़ी हुई थी वो सिर्फ कर जाती है और वो जन के आस्वाद की प्रक्रिया में चली जाती है। खड़ी बोली हिंदी कौन बोलता था? जनता बोलती थी। गलत नहीं है। व्यापारियों, खत्री व्यापारियों में घरों की भाषा थी, अभिजन की भाषा थी खड़ी बोली हिंदी। जन की भाषा कभी नहीं थी खड़ी बोली हिंदी। जनता में कभी नहीं बोली जाती थी, बहुत चंद लोगों में बोली जाती थी। जनता में ब्रजभाषा बोली जाती थी, अवधी बोली जाती थी, भोजपुरी बोली जाती थी। ब्रजभाषा वाले क्षेत्र में खत्री व्यापारियों के घरों में जो उदीयमान पूंजीपति था उनके घर में खड़ी बोली हिंदी बोली जाती थी और उनकी व्यापार की भाषा। क्या हुआ? जो चंद लोगों में बोले जाने वाली भाषा थी, जो एलिट की भाषा थी, वो किसकी भाषा बन गई? अभी जन की भाषा। इंसिस्ट कर रहे हो उसे मानो, इंसिस्ट कर रहे हो उसका प्रयोग करो। खड़ी बोली हिंदी कैसे अभिजन की भाषा थी आप इसी से समझ सकते हैं कि बाकायदा साउथ में जो मुस्लिम राजा थे, उन मुस्लिम राजाओं ने अपनी राजकाज की भाषा बनाया था उसे, और वहां जो तेलुगु थी उसे राजकाज की भाषा नहीं बनाया, जो फारसी थी उसे राजकाज की भाषा नहीं बनाया, बल्कि हिंदी को राजकाज की भाषा बनाया। और राजकाज की भाषा बनाने, ये दक्षिणी हिंदी जिसे हम लोग बोलते हैं, इस दक्षिणी हिंदी का उदय कैसे हुआ? दक्षिणी हिंदी का उदय एक जनभाषा के तौर पर नहीं हुआ। दक्षिणी हिंदी का उदय हुआ एक ऐसी भाषा के तौर पर जो जन भाषाओं का निषेध करे। और किसने प्रमोट किया? मुसलमान शासकों ने प्रमोट किया, जिनकी की भाषा फारसी थी, जिनकी की कल्चर तुर्किश कल्चर थी। किसने प्रमोट किया? हिंदी प्रेम के कारण नहीं, जो साउथ की जो लोक भाषाएं थी, जिसमें तेलुगु थी और दूसरी भाषाएं थी, उनका वो कैसे राजकाज से दूर रखते हैं, उसे उसका निषेध करें, उसका विरोध करें, उसके बिजा भी उन्होंने हिंदी का इस्तेमाल किया। आज क्या स्थिति है? खड़ी बोली हिंदी कौन किसकी भाषा है? जिस बंगला को आज यहां लोग सरेआम बोलते हैं वो बंगला आम जनता की बंगला नहीं है।
वो बंगाली अभिजन की भाषा हुआ करती थी, जिस भाषा का बंगाली अभी स्टैंडर्ड लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग जातीय भाषा कहते हैं। उस जातीय भाषा के रूप उन लोगों के थे जो कि अभिजन वर्ग में आते थे। आज स्टैंडर्ड बांग्ला कहां बोली जाती है? बाजार में आम फैम भाषा के तौर पर बोली जाती है। और आम फैम बांग्ला कौन सी थी? आपने कभी ध्यान से दिया हो तो एक बंगालियों में एक भाषा बोली जाती है जिसे कोलोकियल बांग्ला कहते हैं, जिसमें ढाकाई बांग्ला का एकदम रूप होता है और इसमें बड़ा अजीब सी तुतलाहट रहती है और आपको शब्द पकड़ने में बड़ी असुविधा होती है। और बिल्कुल वो ब्रजभाषा और भोजपुरी के जो है धुन में आपको नाचती भाषा दिखाई देगी। अब वो भाषा तो चलेगी घरों में, और बाहर कौन सी भाषा आ गई? स्टैंडर्ड बांग्ला भाषा, जो कि आम फैम भाषा नहीं थी, वो शिक्षितों की भाषा थी। ये जो शिफ्टिंग है, यानी कल्चर के वे रूप जो कल तक अभिजन के यहाँ थे वे जन में चले जाते हैं, और जन के यहाँ जो कल्चर के रूप थे वे अभिजन के आ जाते हैं। ये शिफ्टिंग बड़े पैमाने पर हुई है और ये शिफ्टिंग अभी चल रही है, मतलब ऐसे बंद नहीं हुई है। एक अन्य चीज वो ये कि पुराने जमाने में समय का बोध नहीं था लेखक के पास। आप किसी भी रचना को पढ़ के आप उसमें से ये नहीं निकाल सकते कि किस टाइम पे लिखी गई है रचना, सेकंड संदर्भ क्या है। बोलूंगा तो नाराज हो जाएंगे आप लोग, क्योंकि घड़ी आई नहीं, घड़ी तो थी तो सही, लेकिन लोग क्रिश्चियन में घड़ी, टाइम का कॉन्सेप्ट आधुनिक काल आने के बाद में समय का बोध पैदा हुआ। मुझे 1:30 बजे क्लास लेनी है तो 1:30 बजे जाऊंगा। हम तो पहले क्या था, जब इच्छा हो चले जाओ, टीचर बैठा हुआ है पढ़ लो, मैं संस्कृत पाठ समय पढ़ के ऐसे ही बड़ा हुआ, कभी भी चले जाते थे जाके, जब खाली देखते थे टीचर से पूछते थे, कहने के लिए टाइम टेबल होता था। पुराने सिस्टम में समय बोध नहीं था, लेकिन नए सिस्टम में, नई व्यवस्था में, नए लेखक के यहां हर चीज हिस्टोरिसिटी के साथ आती है, समय के बोध के साथ आती है। कोई चीज ऐसी नहीं जो कि समय बोध के साथ ना आए। पहले हर चीज पर कॉमन सेंस से काम लेते थे हम लोग। नए जमाने में कॉमन सेंस से काम नहीं लेते, नए जमाने में अंतर विरोधों से काम लेते हैं। तो किसी भी लड़की को, हाँ लड़कियां सब एक जैसी होती, पुराने जमाने में यही था, स्त्री तो सब। अब आप पढ़िए, उसको पढ़िए, क्या नाम है, तुलसीदास को पढ़िए आप, तो आपको लगेगा कि, और सूरदास को पढ़िए आप, तो आपको लगेगा कि स्त्रियों के जीवन में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। वो केकई भी है जैसी है, उसके साथ की जो और रानी है वो भी वैसी ही है, और बाकी स्त्रियां भी वैसी, कोई खास। आधुनिक काल आने के बाद में पहली बार हम कॉमन सेंस के दायरे के बाहर निकले और कंट्राडिक्शंस में चीजें देखने लगे, अंतर्विरोधों के रूप में चीजें व्यक्त होने लगी। मध्यकाल में किसी को अधिकार बोध है ही नहीं, सब आज्ञा पालन में लगे हुए हैं। और आधुनिक काल में, आधुनिक काल में अधिकार बोध की चेतना है, ये मेरा राइट है और ये मेरा राइट नहीं है। मैं अगर आपसे कहूं आप क्लास से निकल जाइए मान के, तब तक तक नहीं जाऊंगा कि मेरा राइट है, तो पीरियड है मेरा, मैं क्लास करूंगी, मैं चाह के भी आपको बाहर नहीं कर सकता। क्योंकि आधुनिक काल की खूबी है कि ये अधिकार बोध की चेतना इसने पैदा की। पुराना जो लिटरेचर है उसमें पात्रों में अधिकार बोध की चेतना ही नहीं है। रामचंद्र जी कह ही सकते थे कि महाराज वचन आपने दिया है तो आप वो काम पूरा करें जो आपसे संबंधित हो। केकई आपसे वो ऐसा कोई भी वरदान मांग ले जो आपसे संबंधित हो। केकई ये वरदान क्यों मांगे कि रामचंद्र जी को वनवास हो,
ये तो रामचंद्र जी के अधिकारों का हनन हुआ। रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं? पापा जैसे कह रहे हैं वैसे ही करूंगा। अब पिताजी ने जैसा कहा रामचंद्र जी निकल लिए। आज की डेट में संभव है? एकदम संभव। क्योंकि आज की डेट में कौन सी चीज पैदा हुई है? अधिकार क्षेत्र। पहले कॉमन सेंस था और किस बात पर जोर था? सामंजस्य पर। अब सामंजस्य पर जोर नहीं, अधिकार पर जोर है। पिता खुश रहेंगे, मैं मान लेता हूं कि ये उसने एडजस्ट कर लिया रामचंद्र ने कि कहीं ने वर मांगा, दशरथ ने वर दे दिया। एडजस्ट किसने किया? रामचंद्र जी ने। बहुत अच्छा आदमी। नई जो दुनिया है वो नई दुनिया किस पर टिकी हुई है? अधिकार बोध पर, सामंजस्य बोध पर नहीं। इसलिए ये जो आचार्य रामचंद्र चित्तू की धारणा जो जिसमें उन्होंने सामंजस्य फैलाने की कोशिश की हर चीज में, वो एकदम बोगस धारणा है और अनहिस्टोरिकल धारणा है। आधुनिक काल में सामंजस्य संभव ही नहीं है। सामंजस्य वहीं हो सकता है जहां अधिकार बोध हो। अधिकार बोध की कॉस्ट पर कोई सामंजस्य नहीं हो सकता। कॉमन सेंस के आधार पर कोई चीज एक्सेप्ट नहीं हो सकती आज। पुराने जमाने में संभव था। पुराने जमाने में यह संभव था कि आप के पास में कोई टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। अगर 10 दिन क्लास करने नहीं आऊंगा तो विद्यार्थी शिकायत करेंगे। भाई मुझसे पूछेगा कि आप क्यों नहीं आते? मैं कहूँगा नहीं जी, मैं तो घर पे ही रहता हूँ, पढ़ लेता हूँ, वहीं पढ़ा लेता हूँ। मानेगा कोई? बिल्कुल नहीं मानेगा। वो कहेगा जो भी करना है आप यूनिवर्सिटी आई करो। और 10 से 5 के बीच में करेंगे। मैं कहूँ आपसे 8 बजे में क्लास होगा, मानेंगे आप? नहीं। क्योंकि क्लास कब से कब तक होती है? मुझे मानना पड़ेगा। लेकिन आज से 200 साल पहले जब मॉडर्न एजुकेशन नहीं आई थी तो ये किस पर निर्भर था कब पढ़ाऊं? शिक्षक पर निर्भर था। उस समय वो था ही नहीं। समय बोध की धारणा, कॉमन सेंस की धारणा और एक सामंजस्य की धारणा, ये तीनों धारणाएं मध्यकाल में हुआ करती थी। इन तीनों से निकल के हम लोग नए युग में दाखिल होते हैं और नए युग में वो 3 चीजें हमें मिलती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं समय का कॉन्सेप्ट मिलता है। कंट्राडिक्शंस के आधार पर देखना सीखते हैं और हम जिस चीज को देखते हैं वो ये है कि हम हर चीज को अधिकार बोध के आधार पर रखते हैं। एक अन्य चीज, पहले एक 2-3 रूप मिलते हैं। वो ये है कि ट्रेजेडी, कॉमेडी, ये सब त्रासदी, कामदी वगैरह मिलती हैं और ये सुख दुखात्मक अनुभूति इसको मान लिया गया। क्या आधुनिक काल में चलता है? आधुनिक आलोचना में चलता है ये। आधुनिक काल में कौन सी चीज चलती है? चलता है, सब चीजों का मिक्सचर चलता है। क्या चलता है? मिक्सचर क्या है? सर मतलब कहीं कहीं जैसे देखते हैं तो वहाँ कॉमेडी भी रहती है, वो किस रूप में आप देखते हैं? तो सर उपन्यास के रूप में देखते हैं, कहानियों के रूप में। किस रूप में देखते हैं? पहले से वर्गीकरण था ना, ये त्रासदी और ये कामदी है। आधुनिक काल में ये चीज नहीं है। क्यों? किसी ने ऑर्डर जारी किया, मना किया देखने से। कोई चीज तो घटी है जिसने कि इस तरह से इसको बदल दिया है। पिछली क्लास में किसी लड़की ने कहा कि वो गोदान महाकाव्य है। अगर गोदान महाकाव्य है तो बाकी उपन्यास भी महाकाव्य होंगे। मैंने कहा कि क्योंकि गोदान को महाकाव्य माना जाता है। वो माना जा रहा है लेकिन वो है नहीं। ये हमारी मानता है। आलोचना को कोई शब्द नहीं मिला, उन्होंने महाकाव्य के वो अगर ये कहते ट्रेजेडी है तो ट्रेजेडी होता। एक आलोचक ने ट्रेजेडी भी कहा उसे,
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या बाकी उपन्यासों के साथ में हमने इस तरह के प्रबंधों का इस्तेमाल किया? नहीं किया। क्योंकि अब जीवंत रूपों के तौर पर आप साहित्य को देखते हैं। किन रूपों में देखते हैं आप इसे? आप एटीट्यूड या संस्कार के तौर पर या लाइफ स्टाइल के रूपों के तौर पर देखते हैं। आप ट्रेजेडी कॉमेडी के तौर पर नहीं देखते। ये चीजें कहां कन्वर्ट कर गई हैं? किन चीजों करीब? अगर गोदान महाकाव्य है तो उसका कोई लक्षण होगा? क्या लक्षण है उसका? क्या लक्षण है उसका गोदान का? जो कह रहे हो महाकाव्य, वो क्यों है महाकाव्य? क्योंकि वो कृषि दास्ता पर लिखा गया सबसे बड़ा उपन्यास है। कहां मिलेगी कृषि दास्ता देखने को? जीवन शैली में, जीवन शैली के रूपों में। तो वो जो ट्रेजेडी थी वो कहां कन्वर्ट हुई? जीवन शैली के रूपों में। पहले ट्रेजेडी के नाम पर जीवन शैली को डिस्कस नहीं करते थे। अभी जब आलोचना लिखने जाते हैं तो वही दुख और वही सुख वो जीवन शैली के रूपों के तौर पर चित्रित होते हैं, व्यक्त होते हैं और उन्हें हम डिस्कस करते हैं। और इससे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह के संस्कार हैं इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के, जिसके घर में ट्रेजेडी घटी, जिसके घर में कोई अच्छी सुख देने वाली घटना घटी। हम क्या चीज देखते हैं? उसके जीवन के जीवंत संदर्भों के जरिए देखते हैं। वो खाली एक वैल्यू के तौर पर दाखिल नहीं होती, बल्कि जीवंत चित्रण के जरिए वह एटीट्यूड्स में वह चीज किस तरह से व्यक्त हुई है उसका हम विश्लेषण करते हैं। तो हुआ क्या कि जो पुराने जो क्लासिफिकेशन थे, महाकाव्य, कांति और त्रासदी, ये तीनों क्लासिफिकेशन एक सिरे से नष्ट हो गए। जैसे ये लड़की बहुत सुखी है, क्यों? तो बताएंगे लोग कि क्या कमाती है, कैसे कमाती है, क्या क्या इसके गुण हैं वगैरह वगैरह। ये यही कहेंगे इसके पिता इसके पास बहुत पैसा छोड़ के चले गए। कैसे हमें पता चला कि सुखी है? बहुत अच्छा रहती है, बहुत अच्छा खाती पीती है, बहुत अच्छा खिलाती है, खूब खर्च करती है वगैरह वगैरह। कहां से पता चलेगी हमें ये एपिकल है? महाकाव्यात्मक अनुभूति जिनकी है, जो महाकाव्य की कोटि में आते हैं, वे रचनाएं हैं जो कि सुख और अमीरी को व्यक्त करती हैं। ट्रेजेडी में वे रचनाएं आई जहां के दुख बड़े पैमाने पर व्यक्त हुआ। अब यहां ये चीज कहां से आ रही है? आधुनिक काल में ये चीज संस्कारों में या एटीट्यूड्स में इनकी खोज हो रही है, जीवन शैली के रूपों में इसकी खोज हो रही है। इसलिए आप देखेंगे पुराने जमाने में जो ये महाकाव्य, त्रासदी और कामदी हुआ करते थे, ये अब नहीं बचते। एक अन्य चीज वो ये कि आधुनिक काल आने के साथ में एक नई विधा का जन्म होता है जिसे हम लोग उपन्यास कहते हैं। उपन्यास पहले नहीं था, कहानी थी पहले, कविता थी, नाटक था, उपन्यास नहीं था। उपन्यास की खूबी है कि उपन्यास में आप पहले जितनी भी विधाएं थी उन सभी विधाओं को लिख सकते हैं। इतना बड़ा कैनवास है उपन्यास। आप उपन्यास में नाटक भी लिख सकते हैं, नाटक मतलब डायलॉग। आप उपन्यास में पत्र भी लिख सकते हैं, आप उपन्यास में कविता भी लिख सकते हैं,
यानी उपन्यास के पहले की जितनी भी विधाएं वे सब उपन्यास में समाहित की जा सकती हैं, लेकिन कविता में उपन्यास नहीं लिख सकते आप, नाटक में उपन्यास नहीं लिख सकते आप। तो जो लोग कहते हैं कि साहित्य की विभिन्न विधाओं में से एक विधा है उपन्यास, बाख्तिन कहते हैं कि हम उन लोगों की राय से असहमत हैं। बाख्तिन कहते हैं कि उपन्यास साहित्य की विभिन्न विधाओं में से एक विधा नहीं है, बल्कि यह विधाओं का सरताज है। यह आधुनिक काल के आने के साथ, आधुनिक पूंजीवादी उत्पादन के संबंधों के उदय के साथ ये पैदा होता है। और आधुनिक पूंजीवादी उत्पादन के संबंधों की खूबी है कि वे हर रोज बदलते हैं। कारखाने आज से 200 साल पहले जैसे थे, आज वैसे कारखाने नहीं होते। ऑटोमेशन की वजह से कारखाने कहीं न कहीं पहुंच गए। टेक्नोलॉजिकल तरक्की की वजह से कारखानों का चित्र बदल गया है, कारखाने में काम करने वालों का चित्र बदल गया है। चूंकि यह आधुनिक काल के आधुनिक समाज के साथ पैदा हुई विधा है, इसलिए आधुनिक समाज में जितने परिवर्तन होंगे और जिस गति से परिवर्तन होंगे, उपन्यास में भी उतनी ही तेज गति से परिवर्तन होंगे। अगर आधुनिक समाज में कोई चीज रूढ़ी बन के रह नहीं सकती, तो उपन्यास में भी कोई चीज रूढ़ी बन के रह नहीं सकती। पहले कविता में वर्षों रूढ़ियां चली हैं, नाटक में वर्षों रूढ़ियां चली हैं, लेकिन आधुनिक काल आने के बाद पहली बार यह चीज घटित हुई है कि उपन्यास बाय नेचर अपने अंदर किसी भी रूढ़ी को स्थिर नहीं होने देता। जो ही कोई चीज रूढ़ी बनना शुरू होती है, उपन्यास का नया फॉर्म जन्म लेता है और पुराने फॉर्म को नष्ट कर देता है। देवकीनंदन खत्री ने जिस स्टाइल से उपन्यास लिखे, जिस भाषा में उपन्यास लिखे, कालांतर में उस भाषा में उपन्यास नहीं लिखेंगे। प्रेमचंद ने जिस भाषा और स्टाइल में उपन्यास लिखे, यशपाल ने उस स्टाइल और भाषा में उपन्यास नहीं लिखे। तो उपन्यास की प्रकृति निर्भर किस पर है? समाज की तेज गति से बदलती हुई प्रकृति पर। समाज में जितनी तेज गति से परिवर्तन होंगे, उपन्यास की प्रकृति में भी उतनी ही तेज गति से परिवर्तन होगा। और इसका सुपरिणाम यह निकलेगा कि उपन्यास में रूढ़ियां नहीं होंगी। इसका सुपरिणाम यह निकलेगा कि उपन्यास का रूढ़ियों से निषेध होगा, विरोध होगा, अंतर विरोध होगा। उपन्यास रूढ़ियों को हमेशा चुनौती देगा। और यही वजह है कि उपन्यास को सबसे ज्यादा खतरा और सबसे ज्यादा हमले उपन्यास पर किनके होते हैं? जो रूढ़िवादी होते हैं, जो उपन्यास को पसंद नहीं करते। इसलिए आधुनिक काल में जितनी भी साहित्यिक विधा रूप है, उनमें सबसे ज्यादा प्रतिबंध अगर किसी विधा पर लगा है तो उपन्यास है। सबसे ज्यादा उपन्यास प्रतिबंधित किए गए। तो उपन्यास की नेचर है तो वो रूढ़िबद्ध रहने नहीं देता। वो चाहे बाजारू उपन्यास हो, चाहे वो प्रेमचंद का उपन्यास हो, वो कैसा भी उपन्यास हो। एक अन्य चीज, मॉडर्न पीरियड आने के बाद में मॉडर्न इसका ट्रांसपोर्टेशन जन्म लेता है। पहले जो ट्रांसपोर्टेशन था, जो परिवहन था, और नया जो परिवहन है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। पहले एक व्यक्ति को दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए वर्षों लगते थे जानने में और जाने में, लेकिन आधुनिक काल में रेल के आने के बाद जो रेवोल्यूशन हुआ, सड़कों के जाल बिछने के बाद जो रेवोल्यूशन हुआ, जिसके बाद में ऑटोमोबाइल आया हमारे बीच में, उसने पूरे के पूरे समाज को जानने की और समझने की प्रकृति और गति दोनों बदल दी। आज कोई भी प्रवृत्ति साउथ में पैदा होती है तो वो महीने 2 महीने के अंदर ही नॉर्थ में भी दिखाई देती है। ये संभव नहीं है। भक्ति आंदोलन साउथ में 5वीं 6वीं शताब्दी में पैदा हुआ और यहाँ 11वीं शताब्दी में 500 साल लगे आने में। ये संभव नहीं है। या तो ये कि आज उसने फिल्म बनाई कि साउथ के एक्टर ने, मालूम पड़ा 6 महीने बाद सलमान खान उसी फिल्म को बना रहा है डब करके। आज तो इतनी फास्ट सिचुएशन है। साउथ में सीरियल शुरू हुए और साउथ में मुश्किल से 6 महीने नहीं हुए थे, हिंदी में चैनलों में सीरियल शुरू हो गए उसके बाद में और हिट करके। साउथ के सीरियल कोई नहीं देखता, जबकि सीरियल की विधा साउथ से आई है।
हिंदी में सबसे पहले सीरियल नहीं लिखे गए, हिंदुस्तान में सबसे पहले सीरियल लिखे गए तेलुगु और तमिल में। पहली बार ये देखा गया कि आधुनिक काल के आने के बाद में ये जो आधुनिक परिवहन है और आधुनिक जो ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ आधुनिक जो कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन ने स्थितियां बदल दी। पहले ट्रेन कहीं जाती थी तो ट्रेन के पहले पहले ट्रेन का मैसेज जाता था, मैसेंजर जाता था कि गाड़ी आ रही है। कोई टेलीफोन नहीं था तो मैसेंजर पहले पहुंचता था, मैसेज बाद में पहुंचता था। और जब टेलीफोन आ गया तो टेलीफोन से मैसेज पहुंचता था पहले, फिर गाड़ी पहुंचती थी। आदमी ने जाना बंद कर दिया। आदमी अब क्या था, वो गाड़ी में ही रहता था। पहले आदमी अलग से भेजना पड़ता था। थोड़ा सा और डेवलप करके हम तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैसेज और मैसेंजर इन दोनों के बीच में गैप पैदा हो गया। पहले मैसेंजर था, फिर मैसेज जाता था, फिर मैसेज और मैसेंजर एक साथ जाने लगे और बाद में देखा गया कि मैसेंजर और मैसेज को अलग अलग कर दिया। अभी कोई सामान खरीदने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पहले सामान खरीदने के लिए पहले ऑर्डर देते थे, ऑर्डर की चिट्ठी आती थी, उसके बाद में उसका माल आता था, फिर उसके अंदर वो वेरीफाई करके वो माल का फिर भुगतान जाता था। मतलब बड़ा लंबा प्रोसेस था। और अभी क्या स्थिति है? ऑनलाइन। अभी ये सारा प्रोसेस गायब हो चुका है। आप अभी एसएमएस कीजिए flipkart.com पर और कहिए कि मुझे नाम नंबर की सारी रचनाएं चाहिए। वो आपसे कुछ पूछेगा ही नहीं, आपसे पैसे ही नहीं मांगना। पहले तो इतना कि कोई गारंटी दे तो माल देगा, कोई कहे तो भेजेगा। अभी वो क्या कह रहे हैं, आप खाली मैसेज दे दीजिए, घर किताब पहुंच जाएगी और उसके बाद पैसे दे दीजिएगा। अच्छा, ये सुविधा आपको लोकल दुकानदार भी देने के लिए तैयार नहीं है। क्या फोन करें वो अभी घर किताब पहुंचा देगा। अभी कुछ परचुनिया या जनरल स्टोर वाले राजी हुए हैं, वो घर पे सामान पहुंचाते हैं। जो चीज मैं कहना चाहता हूं वो ये कि आधुनिक पीरियड में जो कम्युनिकेशन पैदा हुआ, उस कम्युनिकेशन ने मैसेज को और मैसेंजर को दोनों को स्वायत्त बना दिया। कल तक उपन्यास का हो सकता है समाज पर असर होता हो, जो उपन्यास का मैसेज, लेकिन आज की डेट में ये पॉसिबिलिटीज है कि उपन्यास में जो मैसेज है उसका कोई असर ही ना हो। उपन्यास तो हो, बहुत अच्छा उपन्यास हो, लेकिन उसका कोई असर ना हो। हम लोग जो इतना सोचते हैं, क्योंकि हम ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि मैसेज और मैसेंजर ये दोनों अब अलग हो चुके हैं और दोनों स्वायत्त हैं। पहले हम ये मान लेते थे कि मैसेज और मैसेंजर जो एक साथ जा रहे हैं तो वो एक साथ ही काम करेगा। अभी एक साथ जाने की जरूरत नहीं है। तो उपन्यास लिखा जाएगा तो उपन्यास प्रभावित करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। वो अच्छा उपन्यास भी डेड हो सकता है, कोई चर्चा ही नहीं करे उसकी। एक अच्छा लेखक भी अनुपस्थित हो सकता है, कोई चर्चा न करे। क्लासिक केस है मुक्तिबोध जिंदा रहे तो ज्यादातर हिंदी के लोग जानते नहीं थे मुक्तिबोध कौन है। बाद में पता चले वो मर गए। शिव कुमार मिश्र जो इतने बड़े आलोचक हैं, वो उनसे मैंने पूछा है, जब ये कलकत्ता आए थे तो मैंने कहा कि आपने तो मुक्तिबोध को देखा होगा, सागर में रहे आप, वो भी उधर ही थे, आपने तो देखा? बोले हाँ, मेरे घर के पास ही रहते थे, 2 साल तक पास में, मैं जानता ही नहीं था कि मुक्तिबोध एक घर छोड़ के रहते थे। मेरे बड़ा अफसोस भी हुआ बाद में कि मुक्तिबोध पास रहते थे, हम नहीं जानते। हम कैसे लोग हैं, कैसी दुनिया है ये? नई दुनिया हुआ है जिसमें मैसेज और मैसेंजर एक साथ अलग अलग हो चुके हैं, ऑटोनोमस हो चुके हैं। मैसेज का असर हो भी सकता है और
नहीं भी हो सकता है। मैसेंजर का असर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं, जो मैसेज दिया गया उसका असर होगा ही, ये संभव नहीं है। ये बहुत मजेदार बात बता रहा हूं, और ये बहुत ही बात कहने के लिए, आपके समझने के लिए। आप लोगों ने नाम दिए, कौन कौन गाइड होगा आपका? क्योंकि मैं किसी का पसंदीदा गाइड ही नहीं था। 15वीं क्लास में जानते हैं सबसे ज्यादा मतलब खराब स्थिति मेरी थी। अब वो समाज बोले आपको तो, मैंने कहा भैया अब तो बहुत बुरी हालत हो गई। मैं पढ़ने पढ़ाने के लिए कुछ काम ही नहीं करता, और मेरी स्थिति सबसे बदतर है। जो चॉइस है 15 में, जो चॉइस है उस 15 की चॉइस में मैं नहीं आता। जो फर्स्ट 3 की चॉइस है उसमें मैं नहीं आता। अब आप सोचिए मैं किसे गाइड करूंगा? मेरी तो नौकरी बचानी है मुझे। कहां से चीजें आ रही है? मैं जो चीज कम्युनिकेट कर रहा हूं, जो मैसेज और मैसेंजर वाली बात मैंने शुरू की, मुझे ये जानने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं बताऊं कि मैं पढ़ाता कैसा हूं। मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, ये मैं जानता हूं। लेकिन समस्या यह है कि ये जानेगा तब ना, मेरे जानने से क्या होता है? इनका तो मानना यह है कि रामलला सबसे अच्छा पढ़ाता है, तो मैं तो नीचे गया, मुझे ऊपर आने में बहुत समस्या होगी। मेरे अलावा किसी ने एमफिल किया नहीं, मेरे अलावा एमफिल का कोर्स वर्क किसी ने नहीं किया, और स्थिति है कि मैं किसी का पसंदीदा टीचर नहीं। सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर को अगर आप जानते हैं तो आप समझ जाएंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि आप अच्छे टीचर हो, अच्छा पढ़ाते हो तो आपके विद्यार्थी आपको अच्छा टीचर माने। और रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उनके लिए पसंदीदा टीचर कोई और हो। सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर ने एक चीज हमें दी, वो ये कि ये संभव है कि मैसेंजर और मैसेज का असर हो सकता है, और ये संभव है कि मैसेंजर का असर नहीं भी हो सकता है। वो दोनों एग्जिस्ट करते हो लेकिन कोई असर ना हो। जो लोग नाम नहीं दिया इसका कतई मतलब नहीं उनके अंदर मुझे लेकर अनास्था है, ऐसा नहीं है। मैं उनकी योजना का हिस्सा नहीं। जो कोई जैसे रिसर्च करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, मैं उसमें नहीं आता। लेकिन मुझे तो नौकरी करनी है ना, मुझे तो 2 दिन तो कुछ करा नहीं होगा, तो 2 दिन तो मुझे पकड़ नहीं होंगे, जान से पकड़ो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आधुनिक काल के बाद में जो चीज बदली वो कौन सी चीज बदली? कहां से देखें? अगर समाज को केंद्र में रख के चीजें देखी जाएंगी, पहले समाज को केंद्र में रख के चीजें नहीं देखी जाती, अब समाज को केंद्र में रख के चीजें देखी जाएंगी, तो वे चीजें कौन सी होंगी जिनका हम अध्ययन करें? पहली चीज, वे चीजें सामाजिक होंगी। दूसरी चीज, वे चीजें हमारी जीवन शैली से जुड़ी होंगी। और तीसरी चीज, ये वे चीजें होंगी जिनका इंपैक्ट होता है। जिसका इंपैक्ट नहीं था उसका हम अध्ययन नहीं करते। सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर के लोगों ने ज्यादातर उन चीजों का अध्ययन किया जो बहुत ज्यादा पॉपुलर रही। जो पॉपुलर नहीं रही है उनका अध्ययन तकरीबन नहीं किया, पॉपुलर का ही अध्ययन किया। साहित्य में तो ये चलता है कि ऐसी भी रचना का अध्ययन करते हैं और मूल्यांकन करते हैं जो पॉपुलर नहीं। आखिरी चीज, सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर के लिए जितने भी कलात्मक उत्पाद हैं, वस्तुएं हैं, वो चाहे बाजारू हो या गैर बाजारू हो, वे सब एक जैसी हैं और एक बराबर हैं। उनमें ना कोई श्रेष्ठ है और ना कोई निकृष्ट है। यह हम नहीं कह सकते कि सिनेमा बहुत खराब चीज है और उपन्यास बहुत अच्छी चीज है। हमारे लिए उपन्यास भी उतना ही कलात्मक रूप से मूल्यवान है जितना कि सिनेमा।
हमारे लिए मुकेश के गाने भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने नागार्जुन के गाने, बस साफ बात। हमारे लिए कोई भेद नहीं। सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर पॉपुलर और अभिजन के साहित्य के बीच में कोई भेद नहीं मानता, शिक्षित और अशिक्षितों के साहित्य के बीच में कोई भेद नहीं मानता, साक्षर और निरक्षर के बीच में कोई भेद नहीं मानता। और अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर ने नए किस्म के दृष्टिकोण को विकसित किया, जिस दृष्टिकोण के आधार पर हम लोग समाज के उन रूपों की खोज करते हैं जो रूप अब तक चर्चा में नहीं थे। जिन रूपों की अभी तक खोज की गई उनकी वो चर्चा नहीं करता। और आपने अंतर वस्तु की बहुत मीमांसा की, वो अंतर वस्तु की मीमांसा पर ज्यादा जोर नहीं देता, अंतर वस्तु के उन रूपों की मीमांसा पर जोर देता है जिनकी चर्चा नहीं की गई। मसलन आपके लिए यह संभव है कि आप ये कहें कि भारतीय हरिश्चंद्र के जमाने में नवजागरण आया, क्योंकि भारतीय ने हरिश्चंद्र मैगजीन निकाली, बाराबंदी मैगजीन निकाली, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर का आदमी तत्काल कहेगा अच्छा हरिश्चंद्र मैगजीन कितनी छपती थी, कितनी बिकती थी, कितने लोग पढ़ते थे, तो मालूम पड़ा 350 छपती थी और सारे जो है विज्ञापन वालों को चले जाते थे। तो पढ़ता कौन था? जब पढ़ता ही नहीं था कोई, और उसके अगर 100-150 अंक तो पढ़ने वालों को दिए जाते थे, तो एक अंक को कितने लोग पढ़ेंगे? 150 लोग, 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग, कितने लोगों में वो चीज पहुंचेगी? उसका एक खास मेथड है, इससे जाना जाएगा। तो मालूम पड़ा कि 10 कॉपी बनारस में जाती थी, 5 कॉपी इलाहाबाद में जाती थी, तो कितने लोग पढ़ेंगे एक कॉपी? कितना इंपैक्ट होगा? नवजागरण होगा कि नहीं होगा? क्योंकि विचारों के प्रसार की क्षमता के आधार पर हम तय करेंगे कि वहां नवजागरण हुआ है कि नहीं हुआ। इसलिए नहीं मान लेंगे क्योंकि आपने एक मूल्य के आधार पर निर्णय ले लिया है कि नवजागरण का मूल्य वहां मिलता है, इसलिए नवजागरण हो गया। वो कहेगा नहीं, मैं जानना चाहूंगा कि आखिर इसका आधार क्या है। तो आप कहेंगे पत्रिका इसका आधार, तो वो कहेंगे पत्रिका अगर इसका आधार है तो पता करो सर्कुलेशन कितना था। सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर में एग्जैक्टली कितना कंज्यूम किया जाता है, कौन कंज्यूमर है, और कंज्यूम करने के बाद में उसका रिएक्शन क्या होता है, वो इन चीजों को काउंट करता है। अगर उपन्यास पढ़ा जा रहा है और उपन्यास का असर है तो पता किया जाना चाहिए उपन्यास किन के बीच में जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे पढ़ा जाता है, किस तरह के पात्र हैं। अगर कोई सिनेमा जा रहा है, देखा जा रहा है और हिट कर रहा है, तो देखा नहीं चाहिए क्यों हिट कर रहा है। तो मालूम पड़ा कोई खास किस्म की लाइफ स्टाइल के रूप में जो कि ज्यादा एप्रिशिएट किए जा रहे हैं। अधिकतर कौन से लाइफ स्टाइल के रूप में एप्रिशिएट किए जाते हैं? जो हमारे बीच में नहीं है। लाइफ स्टाइल के वे रूप एक्सेप्ट नहीं किए जाते और एप्रिशिएट नहीं किए जाते जो हमारे बीच में होते हैं। वे एक्सेप्ट किए जाते जो हमारे बीच में नहीं होते, जिन्हें हम ललचाई नजरों से देखते हैं। इसी बहाने वो बहुत सारी हमारे अंदर छिपी हुई जो भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त करते हैं और हमें अपने दायरे ब्रेक करने के लिए फोर्स करते हैं कि हम अपने को बाहर निकालें थोड़ा सा दायरों से। अगर जैसा है जब जीवन में अगर वही चित्रित किया जाएगा तो लोग अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे। लोग अपनी सीमाओं का अतिक्रमण तब करते हैं जब आप उसे कोई नई अनुभूति दें, नया दृष्टिकोण दें, नई जीवन शैली दें, नए रूप दें, नई चीजें दें, जिससे कि वो सामान्य तौर पर जीवन में वंचित है और उन नई चीजों को पाने की अभिलाषा पैदा करें। इसलिए आप देखेंगे आधुनिक काल में एक चीज का सबसे ज्यादा क्रेज है, वो है नए का क्रेज। पुराने का क्रेज नहीं मिलेगा। हर क्षेत्र में हमें नई चीज चाहिए और नई चीज को हम बिल्कुल एकदम पागल की तरह खरीदते हैं। नए भावों को, नए कपड़ों को, नई वस्तुओं को हमारे पाने की जो ललक है वो एकदम अकल्पनीय है।
हमने कभी ऐसी भीड़ नहीं देखी नए को लेकर। समाज पहले भी था, लेकिन नए को लेकर ऐसा क्रेज कभी नहीं था। ये जो नया है ये कहां से आ रहा है? उपलब्ध नहीं था पहले। अगर ये उपलब्ध होता तो इसका क्रेज नहीं होता। ये उपलब्ध नहीं है, ये जो अनुपलब्ध है, इसलिए कहा गया कि साहित्य का काम है अनुपलब्ध यथार्थ को उपलब्ध कराना। तो जैसा है उसे वैसा ही चित्रित करना साहित्य का लक्ष्य नहीं है, बल्कि साहित्य का लक्ष्य है जो अनुपलब्ध है उसे उपलब्ध कराएगा। ये वह अपनी इमेजिनेशन के जरिए, वह अपने कौशल के जरिए वो एक काम करता है लेखक। वो शुरुआत तो यथार्थ से करता है, लेकिन उसका जो लक्ष्य होता है वो अनुपलब्ध यथार्थ की खोज होता है, उपलब्ध यथार्थ की खोज नहीं होता। अगर उपलब्ध यथार्थ पर उपन्यास लिखा जाएगा तो वो डेड होगा। वो अनुपलब्ध यथार्थ की खोज पर जब उपन्यास लिखा जाएगा तो वह एप्रिशिएट किया जाएगा और पसंद किया जाएगा। साहित्यकारों ने, खासतौर पर साहित्य शास्त्रियों ने इसी बात पर जोर दिया कि ये अनुपलब्ध को पाने की जो ललक है, यही तो असल चीज है जिससे क्या नया समाज बनता है, कलाओं में नए रूपों को जन्म मिला। पहले ये नए के प्रति ललक नहीं थी। पहले रूढ़िबद्ध प्रतिमान, रूढ़िबद्ध रूप, सीमित विषय, इन्हीं उन्हीं की चर्चा बार बार, उन्हीं का लेखन चित्रण बार बार। लेकिन आधुनिक काल के आने के बाद में पहली बार होता है कि हम एक लेखक के नाते, आलोचक के नाते, फिल्म मेकर के नाते, पॉलिटिशियन के नाते, कल्चरल एक्टिविस्ट के नाते किस चीज की चर्चा करते हैं? किसी ने बात करो, ये अभी सर मैं एक नए पहलू पर काम करना चाहती हूँ। अच्छा, वो विषय पुराना ही है, लेकिन वो बात कह रही है नए विषय पर काम करना चाहती है। इसका मतलब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई चीज है कि नया जो होता है वही ठीक होता है, पुराना ठीक नहीं। तो नई जो दिक्कत है वो ये है, नए के प्रति हमारा प्रेम, और ये अपने आप में एक दुर्लभ चीज है और महत्वपूर्ण चीज है। ये बुरी चीज नहीं है। इसने क्या किया कि तमाम किस्म की जो कला रूपों में जड़ताएं हैं, जीवन में जो जड़ताएं हैं, उनको तोड़ा है। किसी ने इच्छा से तोड़ा है, किसी ने दबाव पर तोड़ा है, लेकिन नया जो है वो उसे खींच रहा है अपनी तरफ, वो बदलने के लिए मजबूर कर रहा है। खुला लेते हैं। एक चीज पूछना था सर, आपने कहा कि उपन्यास रूढ़िवादिता को तोड़ता है, तो सर जो उपन्यास रचते हैं क्या वो रूढ़िग्रस्त नहीं हो सकते? ये मतलब पक्की बात हो सकते हैं, लेकिन उससे हमें क्या लेना है? लेखक क्या करता है, वही तो उसकी कृति से मतलब है। वही लेखक से कोई लेना देना नहीं। वही पहले भी लेखक से कोई लेना देना नहीं था, मध्यकाल में वही किस लेखक से लेना देना। और सर एक चीज, उपन्यास जैसे मतलब सरताज है सर साहित्य का, तो सर उपन्यास में जो नाटक या कविताएं ये सब आती हैं तो स्वतंत्र रूप में तो सर नहीं कही जा सकती ना। जैसे किसी उपन्यास में किसी नाटक कही जाए, लेकिन उपन्यास में जैसे यथार्थ आया केंद्र में, उपन्यास यथार्थ के बिना नहीं लिखा जाता। उपन्यास ने फोर्स किया सभी विधाओं को वे अपने अंदर यथार्थ की अभिव्यक्ति करें। वाक्य कहते हैं उपन्यास मजबूर करता है सभी विधाओं को वे उपन्यास की संगति में अपने को बदलें। जो विधाएं उपन्यास की संगति में अपने को नहीं बदल सकती, वे उपन्यास विधाएं नष्ट हो जाती है। और आप कवि हैं और आप नए विषय पर, यथार्थ विषयों पर कविताएं नहीं लिखते तो आप आउट हो जाएंगे। आप नाटक नए विषयों पर नहीं लिखते तो आप आउट हो जाएंगे। रामायण एक ही बार लिखी गई है, द्वापर एक ही बार लिखा गया है। ये मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, ये जो ये लास्ट पीस थे, बाद में कोई नहीं लिख रहा है इसे। क्यों? नए युग की मांग क्या है? नए युग की मांग यह नहीं कि एपिकल कहानियों पर लिखा जाए। नए युग की मांग यह है कि कविता अगर लिखी जाए तो वो जीवन के वास्तव विषयों पर लिखी जाए। हम लाख कहें लोगों से कि देखो राम की शक्ति पूजा बहुत अच्छी रचना है और क्लासिकल रचना है, आप लोगों से कहिए जरा लिखे तो सही, उसी पैटर्न पर आगे कोई लिखेगा?
क्यों? तो सबको ये मालूम है कि अब ये जमाना गया। बाख्तिन कहते हैं कि उपन्यास विधाओं को मजबूर करता है कि वे अपनी प्रकृति बदलें और उपन्यास की संगति में लाएं। सर अभी भी तो सर रचनाकार और रचनाकार के वातावरण, उसकी आर्थिक स्थिति, जब उसके रचना की आलोचना की जाती है तो सर ये सब चीजें देखी जाती हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे इससे क्या लेना देना कि नामवर सिंह कैसे रहते हैं, मुझे इससे क्या लेना देना? हमारी यही तो आपत्ति है कि नाथों और सिद्धों के साहित्य की जो आलोचना की गई वो इस आधार पर की गई कि उनकी जीवन शैली कैसी थी। जीवन शैली के आधार पर आपने तुलसी की तो आलोचना नहीं की, जीवन शैली के आधार पर आपने प्रेमचंद की तो आलोचना नहीं की, आपने जीवन शैली के आधार पर नाथों सिद्धों की आलोचना क्यों की? लेखक की जीवन शैली से लेखक की रचना का क्या संबंध है? हम जीवन शैली पर बात करें तो अलग से बात करें, लेकिन जीवन शैली का कृति से कोई संबंध नहीं होता। मैं प्लेन से आऊं क्लास करने या मैं बस से आऊं, इससे क्या मतलब महत्वपूर्ण है मेरे क्लास करना? मैं क्लास इसलिए मेरी अच्छी होती है क्योंकि मेरे पास आईपैड है। ये बकवास है। आईपैड से क्या लेना देना मेरी क्लास का? मेरी क्लास का लेना देना किससे? मेरे पठन पाठन से। कौन सी चीज महत्वपूर्ण है इसमें? मेरी क्लास महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं एक क्लास के बहाने एक शिक्षक के तौर पर जाना जाता हूं। मेरी अगर मेरे मूल्यांकन का आधार होगा, मेरी किताब होगी या मेरी क्लास होगी। अब मैं घर में दाल खा रहा हूं कि मैं रबड़ी खा रहा हूं, इससे क्या मेरे पढ़ाई का गुणवत्ता का संबंध है? या मैं शराब पी रहा हूं, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो अघोरी थे, वो तांत्रिक थे, वो वाममार्गी थे, वो ऐसे थे इसलिए उनकी रचनाएं कैसी हैं, समाज बहिष्कृत है वो भी। ये कौन सा तरीका हुआ? लेखक की जीवन शैली का लेखक की रचना से कोई संबंध नहीं होता। कोई संबंध नहीं होता। पर रचना, किसी भी लेखक का जो रचना होता है उसको उसके माहौल का, उसके समाज का, उसके जीवन शैली का असर तो पड़ता है। असर को असर की तरह ही देखोगे ना, उससे मूल अंतर वस्तु तो नहीं बना दोगे। असर असर के रूप में होगा तो ये कैसे हो सकता है? असर बिल्कुल वो थोड़ा होगा, ये थोड़ी वो पूरे कंटेंट हो जाएगा। हर लेखक की पृष्ठभूमि के आधार पर रचना होता है। तो पृष्ठभूमि पर रचना थोड़ी लिखी जाती है, रचना तो उसकी एक केंद्रित वस्तु पर लिखी जाती है। उसकी पृष्ठभूमि के मेरे लिए एक मटेरियल है कि आपके पिता कौन थे, मैं नहीं जानता। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप एमफिल कर रहे हैं, आपने एमए किया है, आपका कुछ नाम है, ये काफी है मेरे लिए। मुझे इससे क्या लेना देना कि आपकी पढ़ाई पर कितना खर्च किया आपके पिता ने? पर सर किसी रचना में अगर हम किसी भाव, अरे भाई मुझे आप एक सामान्य सी बात बताइए, आप कोई एक रचना उठाइए ना अपनी सुविधा के लिए। सर सरोज स्मृति नहीं, आप कोई सरोज स्मृति उठाइए, सरोज स्मृति से क्या संबंध है सरोज स्मृति के पिता का? जस्ट बताइए। आप वहां पर निराला की जगह किसी और का नाम लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं। सर जिसको रोटी की भूख है वही ना सर उसकी व्याख्या कर। कोई जरूरी नहीं है। सरोज स्मृति जैसी रचना नागार्जुन ने क्यों नहीं लिखी? सबसे ज्यादा भूखा रहता था वो आदमी। ये कोई तर्क हुआ? डिपेंड लेखक किस विषय, कौन सा विषय उसे ज्यादा आंदोलित करता है। एक पर्टिकुलर टाइम में कोई विषय आपको ज्यादा डिस्टर्ब करता है और वो आपको उद्बुद्ध करता है लिखने के लिए। सबके सामने घटनाएं घटी है सरोज स्मृति जैसी, ऐसा कोई लेखक नहीं जिसके सामने घटनाएं नहीं घटी हो, लेकिन ना ये निराला को वो घटना ज्यादा उद्वेलित की उसने, निराला लिखने के लिए मजबूर हुआ उस पर। क्योंकि सर वो पीड़ा उन्होंने अनुभव। अरे बाबा ये किसके पास नहीं है? मैं वही तो कह रहा हूं, ये पीड़ा तो सबके पास है। वहां हिंदी भाषी क्षेत्र में कौन ऐसा परिवार है और कौन ऐसा मोहल्ला है जहां के दहेज प्रथा की ये शिकार लड़कियां न हो, चश्मदीद गवाह न हो लेकर। सवाल ये नहीं है कि आपने यथार्थ देखा कि नहीं देखा, उसे सवाल ये भी नहीं है प्रभावित हुए कि नहीं हुए। सवाल है वो विचार आपको, वो घटना आपको उद्वेलित करती है कि नहीं करती कि आप व्यक्त करें अपने विचार या घटना। कोई जब तक लेखक को उद्वेलित न करे वो लिख नहीं सकता। और ये उद्वेलित किस चीज पर निर्भर करता है?
लेखक की चेतना के स्तर पर। वो पहला व्यक्ति थोड़ा ही और आखिरी व्यक्ति थोड़ा ही है, उसके बाद क्यों नहीं लिखेगी सरोज स्मृति? ये सवाल किया जाना चाहिए। ये भी सवाल किया जाना चाहिए अगर वो सरोज स्मृति पर लिखने में सक्षम थे, उन्होंने बहुत अच्छी रचना लिखी, तो उन्हें राजस्थान में जो लड़कियों की हत्याएं हो रही थी, भ्रूण हत्याएं हो रही थी और उस समय हजारों लड़कियां मारी जा रही थी, उन्होंने क्यों नहीं कोई रचना लिखी? राजस्थान कितनी दूर है इलाहाबाद से? बंगला की लेखिका ज्योतिर्मय देवी लिख सकती है राजस्थान की लड़कियों की हत्या पर, प्रेमचंद क्यों नहीं लिख सकते? ऐसा नहीं प्रेमचंद नहीं जानते थे, ऐसा नहीं निराला नहीं जानते। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, विषय आपको कितना उद्वेलित करता है। ज्योतिर्मय देवी को वो विषय उद्वेलित किया, ज्योतिर्मय देवी ने लिखा, शानदार कहानियां लिखी, बाजार में मिलती है, जाके खरीद लीजिए और पढ़ेंगे तो आपको आप सर पकड़ लेंगे कि कितनी शानदार कहानियां। वहां के जो तमाम किस्म के लोक कथा लेखक हैं जो अभी मर गया है, जिसमें से एक बड़ा लेखक, उनमें से किसी ने नहीं लिखी लड़कियों की हत्या पर। कौन लिख रहा है? एक बंगाली लेखिका जिसका पति जोधपुर में दीवान है, वो वहां रहती है, वो हाउस वाइफ है, उसे वो विषय ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, वो उस पर लिख रहे। विषय उद्वेलित करें और विषय को, उस उद्वेलन को समझने की और आर्टिकुलेट करने की क्षमता हो आपके अंदर। उद्वेलन से खाली काम नहीं चलेगा, आप उसे पकड़ के व्यक्त भी कर सकते। क्योंकि ये अगर आप मुक्तिबोध के 3 क्षण वाला जो निबंध है वो पढ़ें, हो सकता है आपने विषय देखा, हो सकता है आपने उसे बहुत अच्छे से आत्मसात किया, लेकिन वो अंदर से निकला है, अंदर से कुछ और निकला, तो बुरी ट्रेजेडी हो ही सकती है आपके साथ। और नए लेखक के साथ तो बार बार होती है, वो कविता लिख जाता है, कहानी बन जाती है, कहानी लिख जाता है, कविता बन जाती है, बहुत मुश्किल होती है उसे लिखना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं पहले कह चुका हूं कई बार ये, अगर सरोज स्मृति जैसी घटना घटी तो प्रेमचंद ने दहेज प्रथा पर कोई कहानी क्यों नहीं लिखी? सवाल नहीं है। एक ही मोहल्ले के थे, एक ही शहर के थे, एक ही जमाने के थे, एक ही युग के थे, न नई कहानी के लोगों को दिखाई दिया स्त्रियों के साथ में ये दुर्व्यवहार, न पुराने कहानी के लेखक को दिखाई दिया ये दुर्व्यवहार। आप ऐसी 5 कहानी चुनिए तो जो इस तरह के विषय पर लिखी हुई, जिस विषय में सरोज स्मृति की कहानियां हैं। उपन्यास तो लिखे ना सर, निर्मला उपन्यास है, उसका दहेज से कोई लेना देना नहीं, उस उत्पीड़न से कोई लेना देना नहीं जिस उत्पीड़न की चर्चा सरोज स्मृति में है। क्यों? वो फिर मैं कह रहा हूं, विषय हो सकता है वो आप जानते भी हो, लेकिन आप लिखने के लिए वो विषय आपको उद्बुद्ध न करता हो, उद्वेलित न करता हो, और उद्वेलित भी कर रहे हो तो आप उसे पकड़ सके प्रॉपरली, तो उसे आपको लिखना है, उसकी लैंग्वेज आपके पास हो, उसका दृष्टिकोण आपके पास हो, तो आप लिखेंगे। आपके दृष्टिकोण में क्या है? आपके दृष्टिकोण पुरुष मानसिकता है, आप नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते आप उसे। आप पुरुष मानसिकता से लड़ेंगे तभी आप सरोज स्मृति के विषय पर कहानी लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। राजस्थान में लड़कियों की जो भ्रूण हत्या है उस पर आप कहानियां तभी लिख सकते हैं जब आप पुरुष मानसिकता आपकी न हो। लेकिन आपको तो सभी कहानीकारों की पुरुष मानसिकता, इंक्लूडिंग प्रेमचंद, तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि वहां जो है स्त्री के पक्ष में लिखा जाएगा और स्त्री के दृष्टिकोण से लिखा जाएगा, वहीं तक लिखा जाएगा कि पुरुष दृष्टिकोण जो है बचा रहेगा। विषय जो उद्वेलित करता है वो अपने साथ अपना नजरिया भी लेकर आता है। ऐसा थोड़ी खाली विषय उद्वेलित कर रहा है, विषय तो उद्वेलित कर रहा है, लेकिन आप उसके अनुकूल अगर आपके पास आइडियोलॉजी नहीं है, आप उसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते क्रिटिकली। क्योंकि कोई भी विषय बिना नजरिए के नहीं लिखा जा सकता, चाहे जितने भी अच्छे आप श्रुति हो। अगर विषय उद्बुद्ध कर रहा है लेकिन उसके साथ आइडिया नहीं बन रहा है, दृष्टिकोण नहीं बन रहा है, तो विषय वहीं रुक जाएगा। क्योंकि विषय को लिखने के लिए एक दृष्टिकोण की जरूरत होती है, और यह दृष्टिकोण बिना इनर स्ट्रगल के संभव नहीं है। हर लेखक को अपने तरीके से एक इनर स्ट्रगल चलाना होता है अपनी लाइफ में।
संयोग की बात है कि निराला के पास में ये इनर स्ट्रगल कुछ ज्यादा था, बाकी क्या वो इनर स्ट्रगल एकदम नहीं था। समस्या सबने देखी थी, लेकिन आंतरिक लड़ाई किसी को झेलनी नहीं पड़ रही थी। विषय सबको मालूम थे। तो निराला की बात में फोर्स है, दम है, क्यों? क्योंकि उसने वो फील भी किया है, वो महसूस भी किया है। तो उसकी बात में वही कहानी, वही विषय वो ज्यादा लोडेड ढंग से आता है। और जिस व्यक्ति ने फील नहीं किया, वो अगर उसी विषय में देखेगा तो उसमें वो फोर्स नहीं होगा। अरे आप अभी देख लीजिए, एक ही चीज को केजरीवाल जब बोलता है तो उससे लोग प्रभावित होते हैं, वही बात को अगर राहुल गांधी कहते हैं उससे कोई प्रभावित नहीं होता। मोदी जब बोलता है उससे कोई प्रभावित नहीं होता। क्यों? तीनों नेता हैं, क्यों? वो ईमानदार, वो बात नहीं बेईमान। कन्विक्शन के साथ में अगर आपका एक आइडियोलॉजिकल सहमेल नहीं है, आपकी जिन विषयों के प्रति निष्ठा है वे अगर आपके आचरण और आपके अनुभव का हिस्सा नहीं है, तो आप उसे फोर्सफुली व्यक्त नहीं कर सकते। व्यक्त तो कर देंगे, फोर्सफुली व्यक्त नहीं कर सकते। सरोज स्मृति इसलिए इतनी ताकतवर कविता बन पाई क्योंकि वह उसके आंतरिक संघर्ष का हिस्सा भी थी। वह उसके लिए खाली सब्जेक्ट नहीं था, बल्कि उसके जीवन अनुभव का हिस्सा था। साहस चाहिए पर्सनल चीज पर लिखने की, जो कि रियल। उस जमाने में किसी भी लेखक में साहस नहीं था कि वो बताए अपनी बेटी के साथ क्या हुआ है। किसी में साहस नहीं था कहने का लिए आगे निकाल लेते। सब लोग तो क्या करते हैं? छुपाते हैं। निराला ने सबसे बुरा काम किया, उन्होंने छुपाया ही, सब कुछ बता दिया। क्योंकि निराला उस पुराने माइंडसेट से बाहर निकलना चाहते थे कि अब मैं छुपाऊंगा नहीं। बाकी लोगों ने क्या किया? सबके साथ दुर्घटनाएं घटी हैं, सबने दुर्घटनाएं देखी हैं। इसलिए अब लिखें तो जिस विषय पर लिखें उसे आप महसूस भी करें, उसके अनुभव देखें भी, सोचें भी। और अगर वो कहीं आपको उसको जीने का मौका मिल जाए तो सोने में सुहागा है। इसलिए आज से वो अलग रचना है, वो आम विषय नहीं है, आम विषय नहीं है। इसलिए उस पर कोई और लिख भी नहीं पाया, जान के भी नहीं लिख पाया, क्योंकि सबने क्या नजरिया बनाया, ये तो विषय बोलने का नहीं है, तो बिना देश के तो ब्याह हो ही नहीं सकता, ये तो मान लिया गया। तो साहित्य की दृष्टि से ये मतलब विषय तो आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि आप कितने उद्बुद्ध होते हैं उसे लिखने के लिए। नए विषय तो आएंगे, लेकिन मन में छटपटाहट कितनी होती है, वो छटपटाहट वो आयोजित नहीं। जैसे कल सेमिनार में मुझे आज बोलना है तो अब मैं पढ़ के जाऊंगा, वो नहीं, वो प्लांटेड नहीं, नेचुरल। नेचुरल आपका रिएक्शंस क्या है? नेचुरल रिएक्शंस हमारे होते नहीं है, तब वहां दिक्कत होगी। या नेचुरल रिएक्शन है उसका, इसलिए वो ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि निर्मित यथार्थ है और एक उसका यथार्थ है। यहाँ यथार्थ है, निर्मित यथार्थ नहीं है, इसलिए वो ज्यादा प्रभावशाली है। स्टॉप।